हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का महासागरीय निक्षेप या मरीन डिपॉजिट्स, जो समुद्रों के अंदर जो निक्षेप या जमाव पाए जाते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन अक्सर आता है परीक्षा में। तो महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं? महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को। महासागरीय नितल मतलब उसकी जो धरातल, उसके फर्श के ऊपर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ये पदार्थ कई प्रकार के होते हैं तथा कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं। धरातलीय भाग के अपरदन से प्राप्त अवसाद नदियों, पवन आदि द्वारा सागरों में लाए जाते हैं। यानी कि जो धरातल से जो अपरदन होता है किस रूप में, नदियों के द्वारा और पवन के द्वारा, तो वो सागरों में लाया जाता है। उसे धरातलीय निक्षेप कहते हैं। ज्वालामुखी का उद्भेदन भी कुछ अवसाद प्रस्तुत करता है। इसके अलावा महासागरों में मिलने वाले जीव, वनस्पति आदि के अवशेषों से भी अवसाद प्राप्त होते हैं। यानी कि इनसे भी डिपॉजिट्स, मैरीन डिपॉजिट्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार महासागरीय निक्षेप या अवसाद मुख्य रूप से तीन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? तीन हैं। पहला है स्थलीय या भूमिज स्रोत, यानी कि जो स्थल भाग से मिलता है। दूसरा है ज्वालामुखी उद्भेदन से, और तीसरा है सागरीय जीव एवं वनस्पतियों से। तो तीन प्रकार के निक्षेप होते हैं उनके। अब देखिए, सबसे पहले स्थलीय या भूमिज स्रोत जो हैं उसको हम इंग्लिश में टेरिजीनियस मटेरियल्स बोलते हैं। टेरिजीनियस मटेरियल। स्थलीय या भूमिज धरातलीय भाग पर अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों में विघटन तथा वियोजन होता है। अपक्षय होता है तो उससे विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया होती है, जिस कारण चट्टान बारीक से लेकर बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। जो वेदरिंग है, वेदरिंग में डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन यानी कि विघटन एवं वियोजन जो हुआ, उसकी वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और चट्टान बिखर जाती है। इन्हें भूमिज पदार्थ कहते हैं। अपरदन के कारक जैसे नदी और पवन इन पदार्थों का परिवहन करके और इन्हें महासागरों में जमा कर दिया जाता है। चूंकि इन पदार्थों के आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है, अतः सागरों में इनके निक्षेपण में श्रेणीकर पाया जाता है। यानी कि श्रेणी ग्रेडेशन के हिसाब से और इनमें निक्षेपण की श्रेणी पाई जाती है। अर्थात बड़े बड़े पदार्थ जो हैं, बड़े बड़े पदार्थ हैं, वो तट के पास जमा होते हैं क्योंकि ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते वजन पानी के साथ में, तथा सागर की ओर जाने पर इनका आकार घटता जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े पदार्थ हैं वो सागर के किनारे या तट पर मिलेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे तो उनकी जो बड़े हैं वो उनकी आकृति घटती जाती है। कणों के आकार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर भूमिज पदार्थों को बजरी, रेत और पंख आदि में विभक्त करते हैं। ये बजरी, रेत तथा पंख आदि में विभक्त करते हैं। तो सबसे पहले बजरी के अंतर्गत कणों का आकार 2 से 256 मिलीमीटर व्यास वाला होता है। ये इनकी इस हिसाब से इसको 2 से 256 मिलीमीटर व्यास वाला जो है उसको बजरी कहेंगे। ये पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि इनका निक्षेप सागर तट के पास जो मग्न तट है उस पर पाया जाता है।
सागर तट के पास में जो सबसे पहले मग्न तट पर इसका जो बजरी का निक्षेप है पाया जाता है। इसके बाद में रेत। रेत जो है 1 मिलीमीटर से 1/6 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को रेत कहा जाता है। ये बजरी से बारीक हो गए। कणों के आधार पर रेत के 5 प्रकार होते हैं: अत्यधिक मोटी रेत, मध्यम रेत, बारीक रेत और अत्यधिक बारीक रेत। रेत का निर्माण भी धरातलीय चट्टानों के विघटन से होता है, जिसे नदियां तथा पवन सागरों में लाकर जमा कर देती हैं। रेत के जमाव में तट से सागर की ओर रेत के कणों का आकार बारीक होता जाता है। तट के पास में मोटा रेत मिलेगा, मोटे कण मिलेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो रेत के कणों का आकार बारीक होता चला जाएगा। उसके बाद में जो ये सी है, सिल्ट या मृत्तिका या पंख, जिसको कि सिल्ट, क्ले या पंख को बोलते हैं, मड। ये जो है ये और भी महीन कण होते हैं। इसमें 1/32 mm से और 1/256 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को सिल्ट तथा 1/512 मिलीमीटर से 1/8192 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को मृत्तिका कहते हैं। पंख के कण मृत्तिका से भी छोटे होते हैं, यानी इससे भी छोटे होंगे वो पंख होगा। इन पदार्थों का निर्माण धरातल पर विघटन के कारण होता है तथा नदियां इनका परिवहन करके सागर में निक्षेपित करती हैं, यानी कि जमा करती हैं। मृत्तिका तथा पंख का निक्षेप शांत जल में होता है, यानी कि मृत्तिका और पंख, मृत्तिका यानी कि क्ले और मड का जो जमाव है, इसका जमाव जो है वो शांत जल में होता है। क्यों? जब पानी जहाँ पर हिलता है तो वहाँ पर ये इतने बारीक होते हैं कि ये शांत उसमें डिस्टर्ब्ड वाटर में बैठ नहीं पाते। तो जब पानी स्थिर होता है, शांत होता है, वहाँ पर मृत्तिका या पंख का निक्षेप होता है और वो सागर से के अंदर गहराई पर होता है। यही कारण है कि इनका जमाव 100 से और 1000 फैदम की गहराई पर पाया जाता है। मरे ने पंख को रंग के आधार पर 3 प्रकारों में विभक्त किया है। जो मड है उसको भी उसने 3 प्रकारों में विभक्त किया है रंग के आधार पर। सबसे पहले नीली पंख या ब्लू मड, इसमें लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों, लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से नीली पंख का निर्माण होता है। यानी नीली पंख के अंदर लोहे के सल्फाइड पाए जाते हैं और जैविक तत्वों के अंश पाए जाते हैं, जो कि प्राय जलमग्न तटों पर गहरे भागों में पाए जाते हैं। इनका रंग नीलापन लिए हुए काला होता है तथा चूने का अंश इसमें 35% होता है। चूने का अंश 35% होता है। इसके बाद में सेकंड है लाल पंख, लोहे के ऑक्साइड से युक्त। इसमें लोहे के सल्फाइड थे, इसमें लोहे के ऑक्साइड्स से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का 32% हिस्सा होता है और इनका जमाव अत्यंत कम पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद में है हरी पंख। नीली पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण, रंग परिवर्तन के कारण हरी पंख का निर्माण होता है। इसमें पोटेशियम का सिलिकेट तथा लोहा पाया जाता है। पोटेशियम का सिलिकेट तथा
लोहा पाया जाता है। इसका जमाव उन सागरीय भागों में पाया जाता है जहाँ पर नदियों का जल नहीं आ पाता है, मतलब ये जहाँ पर नदियों का जल मिलता है वहाँ नहीं, उससे दूर। अब इसके बाद में जो दूसरा पदार्थ है वो है ज्वालामुखी पदार्थ। ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों का निक्षेपण सागरों में दो स्रोतों से होता है। प्रथम तो है धरातलीय भागों पर ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों में विघटन होने से उनका आकार बारीक हो जाता है तथा वे पवन द्वारा उड़ाकर सागर में ले जाए जाते हैं। वर्षा का जल भी इन्हें नदियों के द्वारा सागर में पहुंचाता है। और दूसरा है जब ज्वालामुखी महासागरों के अंदर आते हैं तो ज्वालामुखी पदार्थ सीधे सागरों में जमा कर दिया जाता है। ज्वालामुखी का जमाव नीली पंख के समान होता है और इसका रंग भूरा व काला होता है। इसके बाद में जैविक पदार्थ। इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इस जमाव का स्रोत सागर स्वयं है। सागरों के जो जीव जंतु हैं उन्हीं से ये ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इनको दो वर्गों में रखा जाता है। एक तो है तट तलवासी या नैरेटिक पदार्थ, और दूसरा है जो गहराई में अगाध सागरस्थ या पैलेजिक पदार्थ, नैरेटिक और पैलेजिक। तो तट तलवासी या नैरेटिक पदार्थ, इसके अंतर्गत जीवों के अस्थिपंजरों तथा वनस्पतियों के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त पदार्थों को नैरेटिक पदार्थ कहते हैं। सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त पदार्थ को नैरेटिक पदार्थ कहते हैं। इनका जमाव मुख्य रूप से महासागरीय मग्न तट में पाया जाता है, जिनके ऊपर प्राय भूमिज जमाव का आवरण पाया जाता है। उसके बाद में अगाध सागरस्थ या पैलेजिक पदार्थ। इसके अंतर्गत अगाध सागर में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में ही पाए जाते हैं, मड के रूप में, जिन्हें ऊज कहा जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें दो उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है चूना प्रधान ऊज में कैलकैरियस ऊज के अंदर जो है चूने के अंश की अधिकता के कारण ये पदार्थ अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। प्रमुख जीव के आधार पर चूना प्रधान ऊज को पुनः दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। एक तो टेरापोड और दूसरा ग्लोबिजेरिना। टेरापोड ऊज जो है इसके अंदर मोलास्क जीव टेरोपाड द्वारा इस ऊज का निर्माण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% पाया जाता है और अधिक गहराई पर यह अदृश्य होने लगती है तथा 2000 फैदम के बाद तो यह पूर्णतः अदृश्य होने लगती है। इसके बाद में है ग्लोबिजेरिना ऊज जो है, इसका निर्माण मुख्य रूप से
चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना जीव के कोश से होता है। इस ऊज की स्थिति 2000 फैदम से 4000 फैदम के बीच पाई जाती है तथा इसमें चूने की अधिकता होती है। दूसरा है सिलिका प्रधान ऊज। इसके अंदर जो है सिलिका अंश की अधिकता के कारण इसे सिलिका युक्त ऊज कहते हैं। चूने की कमी के कारण यह ऊज जल्दी घुलती नहीं है, अतः ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई पर पाई जाती है। इसका विभाजन उसमें मिलने वाले जीव विशेष के नाम के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला हो गया रेडियोलैरियन ऊज। इसका निर्माण रेडियोलैरिया डाइटम से किया जाता है तथा फोरामिनीफेरा जीवों के अवशेषों से होता है। इसमें सिलिका अंश अधिक तथा कैल्शियम कार्बोनेट का अंश कम पाया जाता है। यह ऊज उष्णकटिबंधीय महासागरों में 2000 से 5000 फैदम की गहराई पर पाई जाती है। सेकेंड है डाइटम ऊज का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है। इसमें मृतिका का अंश भी पाया जाता है, मिट्टी का, क्ले का। सिलिका का अंश अधिक होता है। डाइटम ऊज उच्च अक्षांशों में गहरे सागरीय भागों में पाई जाती है। इसके बाद में जो तीसरा पदार्थ है वो अकार्बनिक पदार्थ है। महासागरीय जल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण कई प्रकार के अकार्बनिक या अजैविक खनिज तथा तत्व महासागरों में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख है डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैंगनीज ऑक्साइड, फॉस्फेट तथा पाइराइट। ये प्रमुख जो अकार्बनिक पदार्थ हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सों में लाल मृतिका भी पाई जाती है, जिसमें जो कि अकार्बनिक पदार्थों में ही शामिल होती है। लाल मृतिका क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगाध सागरीय जमाव में ये सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मृतिका। इसके निर्माण में एल्यूमिनियम के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें ज्वालामुखी के विघटित पदार्थों का अंश भी होता है और लाल मृतिका प्रायः सभी सागरों में लगभग 2700 फैदम से अधिक गहराई पर पाई जाती है। तो ये जो टॉपिक है मैरीन डिपॉजिट्स का, ये आप इसमें मैंने कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाया है और इसमें कुछ वैसे अलग से समझाया नहीं, अलग से भी मैंने कुछ लिख के नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि ये जो नोट्स बनाए हैं ये टू द पॉइंट है और इनको आपने याद करना है। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है महासागरीय निक्षेप के ऊपर, लास्ट जो यूनिट है उसके अंदर से। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। ये क्वेश्चन टू द पॉइंट मैंने तैयार किया है। इसका PDF भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।